नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवार उतारने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि संख्या बल की कमी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और इसीलिए उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता के एनआर कटाने पर भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अनुशासनहीनता के सवाल पर अजीत शर्मा ने कहा कि इस पर आला कमान फैसला लेगा। देखिए, एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता प्रद्युम्न यादव हैं जिन्होंने एनआर भी कटा लिया है नामांकन के लिए। हमारे साथ विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, वो हैं। तो एक बात बताइए कि आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये तो फैसला पहले ही हो गया कि हम लोग 19 हैं और पहले बातें चल रही थी, इसलिए हम लोग 19 में जीत नहीं सकते, इसलिए चुनाव लड़ने का प्रश्न कहाँ उठता है। फिर आपके एक नेता ने आखिर नामांकन के लिए एनआर कैसे कटाया? सर, इंडिपेंडेंट कोई भी कटा सकता है, आप भी कटा सकते हैं, मैं भी, कोई भी कटा सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट लिया। कांग्रेस का कोई ऐसा फैसला नहीं है। क्या एक उम्मीदवार के जो नामांकन करके क्या पीछे डोर से कांग्रेस कोई खेल खेल रही है? नहीं, ऐसा कोई खेल नहीं खेलती। हम लोग सिद्धांत पे, विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी चलती है। भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर आज तक जो विकास किया कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस सभी को लेकर चलता है। कांग्रेस कभी पीछे दरवाजे से कोई काम नहीं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कह रही है, आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, और एक कांग्रेस का नेता जो है वो नामांकन के लिए पर्चा भी ले लेता है अपना। भाई, ये तो आला कमान से पूछिए ना कैसे लिया है। वो कार्रवाई वो करेंगे नहीं करेंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं यही जानता हूँ कि हमको उतना संख्या नहीं है, हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता है? नहीं, ऐसा कोई अनुशासनहीनता नहीं हुआ। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी पर्चा ले सकता है, कोई भी नॉमिनेशन दे सकता है। आप मना कीजिए, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो 20-25 लोग नॉमिनेशन देते हैं, कोई रोकता है क्या? ये तो लोकतंत्र है, कोई भी दे सकता है। पार्टी का भी कोई लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट जो थोड़ी है, सबका लड़ता है, चाहे बीजेपी। तो ये अजीत शर्मा है और इनका जो बयान है कि कांग्रेस जो है वो विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के नेता उन्होंने एनआर कटाया है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो उम्मीदवार अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि कांग्रेस एक साथ किन किन मोर्चों पर अपना भाग्य आजमा रही है और कई रणनीतियां बना रही है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, जिन्होंने कहा कि संख्या बल ही नहीं और इसीलिए सवाल नहीं उठता है उम्मीदवार उतारने का। एमएलसी चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्ष है, और एनडीए ने एकजुटता दिखाते हुए 2 सीट जेडीयू और 2 सीट बीजेपी को देने का आपस में फैसला कर इस पर अपनी सहमति बना ली। लेकिन ये आम सहमति विपक्ष में नहीं बन पाया। आरजेडी ने कांग्रेस से बिना पूछे 3 उम्मीदवारों का नामांकन कर दिया है। इससे कांग्रेस अभी भी नाराज है। इधर आज जेडीयू और बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार भी नामांकन करा रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर देखिए विपक्ष में फूट साफ नजर आती है। एनडीए हालांकि एकजुट है, क्योंकि 2-2 सीट का बंटवारा आपस में कर लिया गया। 2 सीट यानी 2 कैंडिडेट जेडीयू से और 2 कैंडिडेट बीजेपी से। लेकिन यही एकजुटता विपक्ष में नजर नहीं आई, और यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के तौर पर आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों को नाम भी सामने रखा और उनका नामांकन भी करा दिया। कांग्रेस की नाराजगी इसे लेकर के भी, हालांकि कांग्रेस के अंदर खुद ही इस वक्त उहापोह वाली स्थिति नजर आती है। कांग्रेस के अजीत शर्मा जो है वो एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से संख्या बल नहीं है और इसलिए किसी उम्मीदवार के खड़ा होने का सवाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युम्न यादव पहुंच जाते हैं, एनआर ले लिया जाता है उनकी तरफ से। और जिस तरह से आरजेडी अपने गठबंधन के सहयोगियों से विचार विमर्श किए बगैर एक तरफा फैसला ले रहा है, उससे गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। और यह सवाल आज नहीं उठा है, इससे पहले तमाम वाकये आपको याद होंगे। तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए जिस तरह से एनडीए एकजुट दिख रहा है, वो राजनीति के पंडितों को भी हैरान कर रहा है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की असक्रियता की हवा निकाल दी और उससे बेमुद्दा कर दिया, उससे पूरा विपक्ष सदमे में है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी को अपने पाले में लेकर त्वरित फैसला कर लिया, आरजेडी के सियासी स्टंटबाज जो हैं उनकी हवा निकल जाती है। वो हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिर ये हो कैसे गया।
हम लोग का रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने लायक है। 4 कांग्रेस थी विधानसभा के अंदर, फिर भी अशोक चौधरी को एमएलसी भेजने का काम किया गया था, राज्यसभा भी भेजने का काम किया था। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन को लेकर चलने वाला है और हम इन मामलों में स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई जरा सा भी घबराहट भी नहीं है, न किसी प्रकार का दरार है। महागठबंधन कहना ही हास्यास्पद है, क्योंकि वहाँ तो वन मैन शो है। आरजेडी वाले एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार से वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो इसलिए महागठबंधन कहना ही मुझे लगता है गलत है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, तो एनडीए शुरू से ही पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चल रहा है। बीजेपी के पूरे देश में सरकार है, हमारी डायरेक्ट सरकारें हैं, हम गठबंधन में भी सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पूरी एकजुटता है। और कौन सा गठबंधन है अब किस गठबंधन की बात हो रही है? आप देखिए, लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत किए बिना राजद एक तरफा फैसला लेता जा रहा है। हमारा गठबंधन लालू जी के राजद से था, तेजस्वी जी के राजद से हमारा अब कोई गठबंधन नहीं है। अब इस तरह की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, ये गठबंधन खत्म मानिए। एक तरफ जहां बिहार एनडीए ये स्पष्ट रूप से मैसेज देता है और ये सिखलाता है कि किस तरह गठबंधन धर्म को निभाया जाता है, दोनों मिलकर 2-2 सीट का बंटवारा करते हैं और दोनों ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर भी कर दिया। वही दूसरी तरफ सो कॉल्ड महागठबंधन, कहने को महागठबंधन, लेकिन जब जब मौका आता है तो ये खंड खंड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहने के लिए नेशनल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन जब भी मौका आता है आरजेडी या फिर उनके और अन्य दल कांग्रेस को धोखा दे देती है और कांग्रेस बस टुक टुक देखते रह जाती है। और बड़ी खबर पटना से, जहां समस्तीपुर में शव के लिए चंदा मांगने के मामले की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन समस्तीपुर से इस पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी है। आपको बताते चलें कि समस्तीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर्मियों की तरफ से शव देने के बदले 50,000 रुपए की डिमांड करने का आरोप लगा है, जिसके लिए पीड़ित परिजनों ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया। समस्तीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर्मचारियों पर शव के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा था, जिसके लिए मृतक के पिता देखिए लोगों से घर घर जाकर चंदा भी मांगते नजर आए और ये तस्वीरें वायरल हो गईं। लेकिन चंदे में इतने पैसे नहीं मिले कि शव को छुड़ाया जा सके। चंदा मांगने की खबर पर प्रशासन हरकत में आता है और इस आरोप का प्रशासन की तरफ से खंडन कर दिया गया। प्रभारी डीएम और सिविल सर्जन ने यह कहा कि पुलिस ने शव की पहचान नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शव को सुरक्षित रखा था, जिसे सिर्फ पुलिस को ही सौंपा जा सकता था और इसीलिए पोस्टमार्टम कर्मचारी ने परिजनों को कागजात बनवाकर लाने के लिए कहा था, न कि 50,000 रुपए लाने के लिए कहा गया। लेकिन प्रशासन और सिविल सर्जन के बयान और दावों के इतर मृतक के पिता के दावे और तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। प्रशासन का दावा इसके उलट है। कहता है कि हम 50,000 रुपया लेंगे तब लहास देंगे और नहीं तो जाओ। तो सर हम कानते पीटते हम चल आए। हम चंदा चुट के किए हुए थे वो पैसा, और थोड़ा पास में 200-400 था, वो पैसा मिला के 2,000 पूरा आए वहीं पर। गिन उनके दिए, नहीं लिया, कहा भागो 2,000 में लहास मिलता है, हमको 50,000 चाहिए। हम कहले हम भुजा बेचने वाले हैं, ठेला पर शरबत बेचते हैं, हम कहाँ से लाएंगे। 7 आदमी का वही से परिवस्ती करते हैं ठेला चला के। कभी ऐसा भी होता है जो बिक्री नहीं होता है तो भूखा पेट रह जाता है बाल बच्चा, वैसा आदमी से आप पैसा लीजिएगा, हम कुछ नहीं तुमको सुनेंगे, जाओ। हमने अभी बताया और सबों को करीब करीब जानकारी है इस संबंध में, लेकिन जहाँ तक 50,000 रुपया मांगने का सवाल है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इसकी कोई सत्यता भी साबित नहीं हो पा रही है और ऐसा कोई वर्बल या फिर कोई विजुअल ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है जिसके लिए कहा जाए। तत्काल जहाँ तक अभी तक का सवाल है, तो सिविल सर्जन साहब को विजुअल चाहिए और इसी के बाद वो इसकी सत्यता प्रमाणित कर पाएंगे और तब जाकर कार्रवाई की बात करेंगे। उधर इस मामले पर अब सियासत भी खूब तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो जेडीयू ने पलटवार किया है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और भ्रष्टाचार किस कदर पग पग पर फैला हुआ है ये दिख रहा है। अब बूढ़े माँ बाप अपने ही परिजन के
सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए भीख मांग रहे हैं और 50,000 रुपया पोस्टमार्टम करने के लिए मांगा जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यह बेहद संगीन और गंभीर मामला है। इस तरह के आरोप यदि लगे हैं तो निश्चित रूप से जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तो जो सूचना हम लोगों के पास है उसके तहत जब यह खबर प्रशासन तक पहुंची तब पुलिस ने पहल करते हुए शव को जो उनके परिजन हैं उनके हवाले करवाया है और दूसरा कि सिविल सर्जन ने जांच के निर्देश दिए हैं। एक बात एकदम स्पष्ट है कि अगर कहीं से भी इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि पोस्टमार्टम के लिए रुपए की डिमांड की गई थी या शव देने के लिए रुपए की डिमांड की गई थी तो उन कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। और एमएलसी चुनाव के रण से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनडीए प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। चारों प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है, जिसमें अनिल शर्मा, हरी सैनी का नामांकन, साथ ही साथ रविंद्र सिंह और आफाक अहमद का नामांकन हुआ। तस्वीरें आपके सामने। एमएलसी चुनाव के इस रण में एनडीए के चारों कैंडिडेट जो हैं, जिसमें 2 जेडीयू के और 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो एक साथ यहां पर नामांकन करते हुए नजर आए। और देखिए यहां पर सभी की मौजूदगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी है और एकजुटता यहां पर एनडीए की तरफ से दिखाई गई बखूबी। एमएलसी चुनाव के इस रण में 4 कैंडिडेट एनडीए की तरफ से और चारों कैंडिडेट ने अपना नामांकन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मधुबनी में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में भाग लेने के बाद संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत आज सुबह करीब 9 बजे समस्तीपुर पहुंचे, जहां रेलवे अतिथि गृह में करीब 1 घंटे से अधिक वक्त रुकने के बाद वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। समस्तीपुर पहुंचने पर संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत समस्तीपुर के प्रमुख संघ के स्वयंसेवकों से भी मुलाकात करते नजर आए और संगठन के कामकाज की उन्होंने जानकारी ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत मधुबनी में के कार्यक्रम के बाद समस्तीपुर स्टेशन से यहाँ पे रवाना हो रहे हैं और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रवाना हो रहे हैं। तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर स्टेशन पे वो आए। इससे पहले वो रेलवे के अतिथि गृह में रुके हुए थे और यहाँ से अब वो ट्रेन में सवार कुछ देर में होंगे और यहाँ से रवाना होंगे और काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो उनके सुरक्षा घेरे हैं। और यहाँ पर कई जो समस्तीपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको अब यहाँ से विदा करने में लगे हैं। कहना चाहेंगे संघ प्रमुख ट्रेन में सवार हो चुके हैं मोहन राव भागवत जी और यहाँ पर अब कुछ देर में ट्रेन चलने वाली है। यहाँ पर जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं उनसे कुछ बातचीत वहाँ पे हो रही है। जो समस्तीपुर के पुराने स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है और अब कुछ ट्रेन में सवार हो चुके हैं, उनके सारे सामान रखे जा चुके हैं और लगातार यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भाजपा के विधायक हैं हम उनसे कोशिश करेंगे जानकारी लेने की। जो वीरेंद्र कुमार जो काफ़ी पुराने स्वयंसेवक भी रहे हैं और कई दायित्वों पे संघ में रहे हैं। सर क्या कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर सरसंघ चालक जी? संघ शिक्षा वर्ग में आए हुए थे मधुबनी। तो यह तो नियमित कार्यक्रम होता है, जहाँ भी संघ शिक्षा वर्ग लगता है वहाँ पर जो है उनका प्रवास पहले से तय होता है, उसी निमित्त आए हैं और ट्रेन मार्ग से जो है दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना के अरविंद महिला कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। बीए पार्ट 2 की छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में अवैध वसूली की जाती है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के आरोपों को खारिज कर दिया है। तो देखिए ये छात्राएं अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। अवैध वसूली का आरोप बीए पार्ट 2 की इन छात्राओं की तरफ से लगाया गया और जमकर इसे लेकर हंगामा भी किया गया। हालांकि जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। सर कि गार्ड क्यों हम लोग को रात में बुला रहा है? फॉर्म रात में जमा होता है, कॉलेज का काम दिन में होना चाहिए। नहीं, रात नहीं, कॉलेज में मिठाई का डब्बा साफ से मांगते हैं। हाँ, यहाँ पे यही होता है
कॉलेज में यही सब होते रहता है। गार्ड हमेशा बच्चा लोग के करते हैं। हमेशा यहाँ का स्टाफ भी बहुत रूडली बिहेव करते हैं। उनसे प्रैक्टिकल या किसी चीज़ नाम पे अवैध वसूली नहीं की जाती है। अवैध का मतलब आप समझते होंगे, जब बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रसीद के जब छात्रों से कोई पैसा लिया जाता है तो उसको अवैध कहा जाता है। अभी लड़कियों का फॉर्म भराया जा रहा है, पट्टू की लड़कियां हैं ये, इसमें से कुछ लड़कियां बाहर की लड़कियां हैं, असामाजिक तत्व है, ये आकर कॉलेज में हंगामा कर रही है। 15 जून को होने वाली आरआरबी परीक्षा को देखते हुए रेलवे पटना से आगरा, कैंट और हावड़ा समस्तीपुर के साथ कोलकाता के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलवा रही है। इन ट्रेनों के समय सारणी रेलवे ने जारी कर दी है। परीक्षा स्पेशल ट्रेनें कई शहरों को होकर गुजरेंगी। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। भारतीय रेलवे ने 15 जून को आयोजित होने जा रही आरआरबी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है। आपको बता दें कि पटना से आगरा, कैंट, हावड़ा, समस्तीपुर और कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। इसके लिए आगरा से 13 जून को रात 8 बजे ट्रेन खुलेगी जो शाम 3:30 पर पटना पहुंचेगी। 15 जून को भी 10:10 में अगली ट्रेन खुलेगी जो 3:40 में आगरा कैंट पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ हावड़ा पटना स्पेशल ट्रेन पटना से जो खुलने वाली है वो 10, 13 और 17 जून को दोपहर 1:50 पर ये ट्रेन खुलेगी और उसी दिन 11:25 में पटना पहुंचेगी, यानी हावड़ा से पटना की दूरी ये तय करेगी। वहीं कोलकाता समस्तीपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन कोलकाता से 10, 14 और 17 जून को रात 10:25 में ये खुलेगी और अगले दिन दोपहर 11:30 में समस्तीपुर पहुंचेगी। तो ये तमाम स्पेशल ट्रेनें हैं जो आरआरबी परीक्षा को देखते हुए चलाई जाएंगी। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने आए उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर ये तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। क्योंकि लगातार ये जो तस्वीर आती है, जब भी कोई परीक्षा होती है उस दौरान ट्रेन की छतों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं। उन्हें सिर्फ परीक्षा से मतलब होता है, अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई है ताकि जो आम पब्लिक है उन्हें भी परेशानी ना हो और जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं बाढ़ के उमानाथ घाट से एक तस्वीर आई जिसमें थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, आप इस तस्वीर को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए क्षमता से कितने ज्यादा लोग इस छोटी सी नाव पर सवार हैं। प्रशासन ने गंगा में नावों के परिचालन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ नाव का परिचालन नहीं हो रहा है, परिचालन नाव का किया भी जा रहा है और ओवरलोडेड ये नाव आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग सवार भी हैं, जिससे कभी कोई बड़ा हादसा होना मुमकिन है। समस्तीपुर में शव के लिए रुपए मांगने के मामले में पोस्टमार्टम कर्मी का बयान सामने आया है। उसने शव देने के लिए रुपए मांगने की बात से साफ इनकार कर दिया है। ये बड़ा बयान इस वक्त और बड़ी जानकारी आरोपों से सीधे तौर पर पोस्टमार्टम कर्मी जिसके ऊपर ये आरोप है कि इस शख्स की तरफ से 50,000 रुपए मांगे गए शव देने के एवज में, लेकिन अब ये पोस्टमार्टम कर्मी कह रहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम कर्मी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आदमी अलग देखेला पहचान के लिए बड़ लहास के आदमी तो देखा दिलिए खोल कर तो देखलखिन तो कहलखिन कि जे हाँ हमरे भाई लगे छै आ बूढ़ा कहलखिन हमरे बेटा है। हम कहले कहाँ से अलिए तो ताजपुर से। हम कहले तो मुसरी घराड़ी थाना हमरा लहास दे गेलखिन, हम लहास रखले छी, अहाँ देख लेलिए तो जइयो अहाँ मुसरी घराड़ी थाना, वहाँ से चौकीदार चाहे सिपाही अतै, कागज पत्तर बनतै, तेकर बाद अहाँ के लहास देब। ये हमरा पर आरोप झूठ के आरोप लग रहा है सर। हम कोई पैसा कौड़ी लेन देन नहीं करे छियै आ ना हम सरकारी आदमी है, हम 1 रुपया नहीं केकरो से मांगे छियै, हम काम करे छियै। बड़ी खबर वैशाली के महुआ से, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े 2 बच्चों को ही रौंद दिया, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं गाड़ी बच्चों को रौंदने के बाद एक पोल से जाकर टकरा जाती है, जिसमें सवार दूल्हा दुल्हन भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चीख पुकार मच जाती है सड़क पर। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने महुआ और देशरी पथ को जाम कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए कैसे गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार की स्पीड क्या रही होगी अंदाजा लगाया जा सकता है, जिससे 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही जान चली गई। वहीं खबर शिवहर से बड़ी आ रही है, जहां पर 2 सहोदर भाइयों की हत्या कर दी गई है। परदेसिया गांव की यह घटना, जहां पर 2 सगे भाइयों की हत्या को अंजाम दिया गया। पारिवारिक विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। हत्या का आरोप घर के दामाद पर ही लगा है और कहा जा रहा है कि पत्नी की विदाई के लिए दामाद जो है वो ससुराल पहुंचा हुआ था। विदाई करने से जैसे ही ससुराल पक्ष मना करता है, दामाद गुस्से से तमतमाता है और ससुर और उसके भाई की चाकू गोद कर इसने हत्या कर दी। और इसी में विवाद था, जो कि रात में आकर के और घटना किया है। जो मीना देवी इंजर्ड हैं, उनके द्वारा बयान में बताया गया है कि अमोद सिंह और उनके परिजन के द्वारा ये घटना कारित की गई है और समाज के लोग भी यही बता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।